हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे आपका इस बार का जो CUET का जर्नल टेस्ट 2024 हुआ है, उसमें आपके रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आए हैं तो उनके करेक्ट आंसर क्या है, और ओवरऑल जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहे थे वो लेवल क्या था, इजी था, डिफ़िकल्ट था या मॉडरेट था, वो सारी बात आज हम करेंगे अबाउट रीजनिंग क्वेश्चंस जो कि आपके CUET के एग्ज़ाम में कवर हुए हैं। तो देखिए, पहले तो डिफ़िकल्टी लेवल आपका बहुत मॉडरेट था, आपने सब कुछ कर रखा था, जितना भी हमने आपको करवाया है, चाहे वो ब्लड रिलेशन हो, चाहे वो डायरेक्शंस हो, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी ऑलरेडी कवर्ड थी। एंड ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपका रीजनिंग का पार्ट नहीं रहा है, ठीक है। अच्छे खासे क्वेश्चन आए, अराउंड 17-18 क्वेश्चंस आपके रहे हैं आपके इस बार के पेपर में। और इसमें अगर हम स्टार्ट करें डिस्कशन पहले सवाल के साथ, तो चलिए देखिए, ये जो आपकी सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ पे उसने आपको दिया था ए के साथ 1 है, बी के साथ 4 है, ओके, ई के साथ 25 है और जे के साथ 100 है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा था कि आपकी जो पोजीशंस है ना, यहाँ पे ए की पोजीशन 1 होती है तो 1 का स्क्वायर है 1। उसके बाद बी की पोजीशन होती है 2, 2 का स्क्वायर कितना है 4। ई की पोजीशन है 5, 5 का स्क्वायर कितना है 25। जे की पोजीशन होती है 10, 10 का स्क्वायर होता है कितना 100, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट आपको जो यहाँ पे हमें बताना है, तो ऐसा फर्स्ट एंड सेकंड तो हमें पता है कि जो अल्फाबेट है उसकी पोजीशन का स्क्वायर होगा, है ना। तो ओ 15 होता है, 15 का स्क्वायर 289 नहीं है, तो ये गलत है। इसी तरह से ओ 15 का स्क्वायर 225 पॉसिबल, और क्यू 17, 17 का स्क्वायर 225 नहीं होता, तो ये भी गलत है। तो आंसर आपका सेकंड और थर्ड में से कोई एक होना था। और सेकंड और थर्ड में अगर आप डिफरेंस देख रहे हो, तो डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पे आपका क्यू 17 है और यहाँ पे आपका ओ 225 है ना। तो अगर आप इसमें लास्ट अल्फाबेट पे फोकस करो, जो कि आपका एक्स आ रहा है, पी आ रहा है, जे, देन एफ, तो यहाँ पे एक्स आपका कितना होगा, देखिए 24, पी की पोजीशन होती है 16, जे होता है 10, एफ होता है 6। तो यहाँ पे आपका पहले -8 हो रहा है, फिर आपका यहाँ पर -6 हो रहा है, यहाँ पर आपका -4 हो रहा है। तो इसके बाद आपका क्या होगा, -2 होगा, जो कि आएगा 4, और फोर्थ अल्फाबेट कौन सा होता है, डी। और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था कि स्क्वायर्स आपको, देखो अगर आप CUET में जर्नल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्क्वायर्स तो आप करते ही हो, है ना। और बहुत बेसिक से स्क्वायर्स थे यहाँ पर हमारे। और इसके बाद फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन तो ये था कि इस अल्फाबेट की पोजीशन का स्क्वायर, और थर्ड वाले में हमारा जो लॉजिक था -8, -x, -4, -2 का लग रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका एनालॉगी का है। उसने आपको दिया कि NEGI का आंसर अगर M, V, T और R है। इसी तरह से आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए सिंग वर्ड का आंसर क्या होगा। तो अगर आपको सिंग वर्ड का आंसर देना है, तो ये देखो, ये इक्विडिस्टेंट पेयर्स बन रहे हैं, सिंपल। जैसे कि M और N का पेयर होता है ना, V और E का पेयर होता है, GT का पेयर होता है और IR का पेयर होता है। ये हमने लर्न किया हुआ है कि जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं उसमें जो ऑपोजिट एंड है, ऑपोजिट एंड से जो सेम पोजीशन पर आ रहे हैं, है ना। जैसे कि A के साथ Z का पेयर, B के साथ Y का पेयर, C के साथ X का पेयर, तो वो वाले पेयर्स हमारे जो होते हैं जिनको हम इक्विडिस्टेंट पेयर बोलते हैं, सिंपल वो लिखे हुए थे। तो उस हिसाब से S के साथ किसका पेयर होता है, H का। तो आप अगर फर्स्ट अल्फाबेट ही हर ऑप्शन का चेक करते, तो केवल एक ही ऑप्शन था जिसमें आपका H आ रहा था, तो यही आपका आंसर है पूरा। आप देख सकते हैं I के साथ R का पेयर, N के साथ M का पेयर और G के साथ T का पेयर। तो आंसर आपका क्या है, HRMT, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है कि आपको यहाँ पे उसने एक तो दिया है KIRU और PI का कोड क्या है, नोबडी लाइक क्रूअल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया हुआ है KIMI और CHA। इसका आंसर क्या है, किंग वॉज क्रूअल। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है RU, PI
एंड CHA, इसका दिया हुआ है nobody like king, राइट। तो आपसे वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द कोड फॉर वॉज का कोड क्या होगा। तो पहले तो वॉज वर्ड हमारा कहाँ पर है, देखिए सेकंड स्टेटमेंट पर है ना, यहाँ पे दिया हुआ है, ना फर्स्ट में है ना थर्ड में है। तो वॉज का कोड जो है वो भी हमें कहाँ दिया होगा, सेकंड, सिर्फ सेकंड में कोड दिया होगा। तो देखो जैसे KI तो ऊपर भी दिया हुआ है, ये नहीं हो सकता। MI आपका नीचे नहीं दिया हुआ, पर CHA आपको नीचे दिया हुआ है, ये नहीं हो सकता। तो जिस तरह से वॉज वर्ड आपको केवल एक ही बार दिया हुआ है, उसी तरह से MI का जो कोड है वो भी केवल एक ही बार है। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज MI, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया है आपके पेपर में, और इसमें आपसे वो पूछ रहा है, सारी क्वेश्चंस का मीनिंग दिया हुआ है, जैसे कि P% Q मीन्स P इज द सिस्टर ऑफ Q, P प्लस Q मीन्स P इज द सन ऑफ Q, P मल्टीप्लाई Q मीन्स P इज द हस्बैंड ऑफ Q, एंड P माइनस Q मीन्स P इज द ब्रदर ऑफ Q। और आपसे पूछ रहा है कि किस में प्रूव हो रहा है कि A जो है वो सन इन लॉ है किसका, G का। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, है ना, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं कि A के बाद यहाँ पे प्लस और A के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है, मल्टीप्लाई का मतलब हस्बैंड यानी मेल, A के बाद माइनस है, माइनस का मतलब है ब्रदर। देखो इनमें से सारे सिंबल जो है वो मेल बता रहे हैं कि ये मेल है, सिर्फ एक सिंबल है परसेंट का जो क्या बता रहा है कि वो सिस्टर है यानी फीमेल है। तो कहीं पर भी A के बाद परसेंट तो आ नहीं रहा, तो जेंडर चेक करने की तो हमें यहाँ पे नीड हो नहीं रही है, क्योंकि अगर आप जेंडर चेक भी करोगे हमारा कोई ऑप्शन आउट नहीं हो रहा। अच्छा, उसके बाद अगर आप जनरेशन गैप्स देखते हैं, जैसे कि सन इन लॉ है, तो A अगर सन इन लॉ है G का, यानी A और G में आपका जो जनरेशन गैप है कितना आएगा, -1 का। ओके, मतलब A जो है वो नीचे आएगा G से। तो यहाँ पे A और G के बीच में देखिए क्या है, मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब हस्बैंड यानी 0, और प्लस का मतलब क्या है, सन यानी -1। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस प्लस मल्टीप्लाई, A और G के बीच में, माइनस का मतलब है ब्रदर, 0 जनरेशन गैप, प्लस का मतलब है सन, ठीक है, सन का मतलब क्या है, हाँ जी -1, और मल्टीप्लाई का मतलब है हस्बैंड यानी 0। तो वैसे अगर आप रिलेशन भी यहाँ चेक कर रहे हो कि ये आपका जो है A और U, ये दोनों क्या है, हाँ जी, मल्टीप्लाई से क्या पता लग रहा है कि ये दोनों क्या है, हस्बैंड है, A हस्बैंड है U का, और फिर U जो है वो प्लस का मतलब है सन है किसका, S का। तो ये चीज तो आपकी सेट ही नहीं बैठ रही है, क्योंकि अगर A हस्बैंड है U का, तो U जो है वो किस तरह से सन हो जाएगा इसका, तो ये गलत है, क्योंकि फिर U तो फीमेल होगी, है ना। अच्छा, थर्ड में देखिए यहाँ पे भी माइनस का मतलब क्या है, ब्रदर, यानी A जो है वो ब्रदर है किसका, S का, और प्लस का मतलब क्या है, सन, यानी S जो है वो सन है किसका, U का, एंड मल्टीप्लाई मतलब U जो है वो हस्बैंड है किसका, G का। तो A इज सन इन लॉ ऑफ G नहीं हो रहा, ठीक है, यहाँ पे A जो है वो सन आ रहा है, तो थर्ड ऑप्शन भी आपका गलत है। ओके, फोर्थ और सेकंड आपका बचता है प्लस, परसेंट और मल्टीप्लाई। प्लस का मतलब सन, परसेंट का मतलब है सिस्टर, और मल्टीप्लाई का मतलब है हस्बैंड। तो चलो चेक करते हैं, प्लस मतलब सन, तो अगर A जो है वो सन है किसका, S का, एंड परसेंट मीन्स कि S जो है वो सिस्टर है किसकी, U की, और U मल्टीप्लाई मीन्स कि U जो है वो हस्बैंड है किसका, G का। तो इसमें A जो है वो सन इन लॉ नहीं आ रहा, A जो है वो G का नेफ्यू आ रहा है, ये गलत है। तो बस एक ही ऑप्शन बचता है, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन था आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप देख सकते हैं A मल्टीप्लाई U, यानी A जो है वो हस्बैंड है किसका, U का, U परसेंट S, U जो है वो क्या है, सिस्टर किसकी, S की, और S प्लस G यानी S जो है वो सन है किसका, G का। तो G की जो डॉटर है उसका पार्टनर है A, दैट मीन्स A इज सन इन लॉ ऑफ G। तो आंसर इसका बनता था ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, कैलेंडर का क्वेश्चन है कि अगर 26 जनवरी 2020 को आपका संडे है, तो आपको बताना है कि देन व्हाट डे ऑफ द वीक इट इज ऑन 16 मार्च ऑफ दैट ईयर। 16 मार्च को कौन सा दिन पड़ेगा, सेम ईयर की बात कर रहा है, तो हमने यहाँ से यहाँ आना है। तो ये हमारा कैसे होगा, देखो 26 जनवरी तो है ही है,
तो जैन के कितने दिन बचे, जैन में 31 दिन होते हैं, तो 31 में से 26 गए 5। अच्छा फेब 2020 यानी ये आपका क्या है, लीप ईयर है, तो फेब में आपके 1 ऑड डेज है ना, 29 डेज होंगे फेब के, तो हमने 1 ऑड डे ले लिया। और मार्च की 16 तारीख है, तो इसमें अगर आप ऑड डेज निकालते हैं 5 + 1 + 16 में अगर आप ऑड डेज निकालते हैं तो ये देखिए 7 2 ज़ा 14, रिमाइंडर आपका कितना बचा 2, तो 5 और 2 7, रिमाइंडर बचा 1। तो आपने बस यहाँ पे क्या करना था, संडे में +1 करना था, तो आंसर आपका कितना आना था इसका, मंडे, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो अगर 26 जनवरी 2020 को संडे पड़ रहा है तो 16 मार्च 2020 का आपका जो आ रहा था वो क्या बन रहा था, मंडे बन रहा था। सो आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, what will be the measurement of the angle made by the hour and minute hands of a clock when the time is quarter past 3। आपको याद होगा मैंने सेशन में आपको स्पेशली क्वार्टर वर्ड का मीनिंग भी बताया था कि क्वार्टर मीन्स 15 मिनट्स, ओके, और quarter past 3 का मतलब क्या होता है कि क्वार्टर मीन्स 15 मिनट्स पहले 3 बजे थे, है ना, तो ये टाइम जो है कौन सा है, 3:15 का। quarter past 3 यानी 15 मिनट पहले 3 बजे थे, तो 3:15। और हमारा जो एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या है, देखिए 60h - 11m होल अपॉन 2 विद इन मॉड। तो यहाँ पर आपका 60 इंटू h कितना होगा 3, -11 इंटू m कितना होगा 15 होल अपॉन 2 विद इन मॉड। तो ये देखो 60 इंटू 3 कितना हो गया 180 माइनस ये आपका कितना होगा 165 होल अपॉन 2 विद इन मॉड, और ये आपका आ रहा है 15/2। मॉड का मतलब होता है कि पॉजिटिव रहेगा, तो 15/2 आपका कितना आ रहा है 7.5 डिग्री, तो आंसर होगा 7.5 या 7.5 डिग्री, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, कोडिंग डिकोडिंग का देखो, कोडिंग डिकोडिंग काफी आई है इस बार आपके पेपर में, और आपको याद होगा हमने आपको बोला भी था कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन जो है वो ऐसा हो ही नहीं सकता पेपर में ना आए, जरूर आते हैं और काफी ज्यादा वेटेज के साथ आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस। मर्करी का आंसर है NGUGZ X और F। M से N कैसे आ रहा है देखिए +1, E से G कैसे आ रहा है देखिए +2, E 5 होता है G 7 होता है, R18 U 21 +3, C3 G7 +4, 21 से 26 आपका +5, 18 से 24 आपका +6, और ये आपका अब तो समझ ही आ गया कि +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 हो रहा है, ये तो अब हमें क्लियर है ना। तो अब इसको अगर हम कंप्लीट करेंगे तो आपको यहाँ पे उसने बोला है कि एंटेंगल का आंसर बताइए क्या होगा। तो E में +1 करते हो तो कितना आता है F, सब में आ रहा है। N में +2 करते हो तो कितना आता है P, F के बाद P भी सब में आ रहा है। T में +3 करोगे T 20 होता है +3 W। A में +4 करोगे A 1 होता है +4 करके 5, 5 का मतलब क्या होगा E, F P W E, है ना। F P W E कहाँ पर है, देखो ये F है, गलत, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे XF आ रहा है, गलत, तो ये WE आपका सेकंड और थर्ड में आ रहा है ना। FPWE जो है आपका वो आपका सेकंड एंड थर्ड में आ रहा है। आगे देखते हैं, E के बाद दोनों में S है, फिर अगले से पता लगेगा, ये +5, ये +6 +7 और +8, 14 + 5 19 यानी S, और G7 होता है 7 + 6 कितना होगा 13 यानी कि M। तो S के बाद M आना था जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आया बट बहुत आसान है। उसने सिंपल सा पूछा है कि हाउ मेनी सिस्टर्स डज सनी हैव, सनी की कितनी सिस्टर्स है। अलोन 1 में कह रहा था कि सनी जो है वो ओनली सन है उसके पेरेंट्स का। अब देखो अगर ओनली चाइल्ड बोले तो हम ये डिक्लेयर करते कि सनी जो है वो एक ही चाइल्ड है, बट उसने क्या बोला कि सनी इज द ओनली सन, सनी एक ही सन है अपने पेरेंट्स का। ओके, तो अगर सनी एक ही सन है अपने पेरेंट्स का तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें ये तो पता नहीं लग रहा कि सनी की कितनी सिस्टर्स है। उसके बाद उसने बोला कि सनी के पेरेंट्स के 3 चिल्ड्रन है,
इसमें भी नहीं पता लग रहा कि सनी की कितनी सिस्टर्स है, क्योंकि इसमें बस पता लगा कि सनी के पेरेंट्स के 3 चिल्ड्रन है, उसमें मेल फीमेल नहीं क्लियर हो रहा। पर अगर आप इन दोनों को मर्ज करते हो तो समझ आ रहा है कि अगर सनी के पेरेंट्स के 3 बच्चे हैं जिसमें एक सनी है और सनी ओनली सन है, तो बाकी 2 चिल्ड्रन जो है वो फीमेल है। तो ये दोनों मिलाकर आपका आंसर आ रहा है, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। हाँ जी, 3rd ऑप्शन है आपका सही जवाब। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, डायरेक्शंस का क्वेश्चन हमने खूब सारे ऐसे क्वेश्चन किए थे सेशन में, है ना। तो आपको बोल रहा है कि अ बॉय लीव्स हिज हाउस, एक लड़का अपने घर से निकल रहा है और उसके बाद वो ट्रैवल करता है 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। तो सबसे पहले यहां से वो निकला, ये उसका घर है, और वो 6 किलोमीटर जा रहा है किधर की तरफ, साउथ की तरफ। देन ट्रेवल्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ गया कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर, एंड फर्दर ट्रेवल्स 9 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। उसके बाद वो साउथ की तरफ जा रहा है कितना किलोमीटर, 9 किलोमीटर। तो हमें बताना है कि वो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से कितना दूर है। तो हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, ठीक है। और इस स्लोप लाइन की वैल्यू बनाने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, यानी हमें बेस एंड परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये आपका 8 है, 8 के पैरेलल यहाँ भी आपका कितना होगा, 8 होगा। 9 के पैरेलल ये भी आपका कितना होगा, 9 होगा। तो इस पाइथागोरस थ्योरम में आपका बेस आ गया 8 किलोमीटर, परपेंडिकुलर आ गया कितना, 9 + 6 कर दीजिए 15 किलोमीटर। तो 15 और 8 अगर आपका बेस और परपेंडिकुलर है तो 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अंडर रूट आपने करना था स्लोप की वैल्यू बताने के लिए, जो कि कितना हो गया 2 to 5 + 64 डिवाइडेड अंडर रूट, ठीक है। तो ये आपका है 289 का अंडर रूट, यानी कि 17 किलोमीटर। तो 17 किलोमीटर वाले दो ऑप्शन है। उसके बाद हमें अब डिस्टेंस तो निकाल लिया हमने, डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी। तो चलिए डायरेक्शन निकाल के देखते हैं। डायरेक्शन उसने क्या पूछी है कि वो कितनी दूर है और वो अपने घर से किस तरफ है। डायरेक्शन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू हिज हाउस। तो उसके घर से अगर आपको बताना है तो घर को लीजिए सेंटर, और अगर ये सेंटर है तो वो किस तरफ है, यहाँ पे, जो कि कौन सी डायरेक्शन है, देखिए साउथ और वेस्ट के बीच में। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि साउथ वेस्ट। ओके, चलो ये क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि पता नहीं लग रहा था, बट ये इतना बेसिक क्वेश्चन था कि देखो जैसे कि ये कितने हैं, देखो 3, ये कितना है 1, और ये कितने हैं 2। तो 3 में से 1 माइनस किया तो हमारा कितना आया 2। ये कितने हैं 2, ये कितना है 1, तो 2 में से हमने 1 माइनस किया तो हमारा कितना आया 1। ओके, ये कितना है 2, ये कितने बने हुए हैं 2, तो 2 में से 2 माइनस करोगे तो हमारा आएगा 0। तो आंसर हमारा क्या बन रहा है, इसका ऑप्शन नंबर 2 बन रहा है। इसका आंसर क्या बन रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर 2। तो बहुत ही बेसिक सा सवाल था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ क्लॉक इज सीन, क्लॉक के 2 सवाल आए हैं। अ क्लॉक इज सीन थ्रू अ मिरर शोज 6:45। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, अगेन 15 मिनट्स। बट यहाँ पे उसने कुछ और बोला है। देखो पहले हमने क्या किया था, क्वार्टर पास्ट 3 4 कुछ भी था, मतलब पास्ट वर्ड यूज हो रहा था। और देखो ये आपको याद होगा जो हमारा एक सेशन था उसमें हमने क्वार्टर वर्ड, Q2 और क्वार्टर पास्ट दोनों को डिस्कस किया था। पता नहीं था पेपर में आ जाएगा, तो फायदा हो गया सभी स्टूडेंट्स का, क्योंकि फॉर्मूला सबको आता है, टेक्निक सबको आती है, बट एक क्वार्टर वाले वर्ड को ना समझ पाने की वजह से कि 2 का मतलब क्या है और पास्ट का मतलब क्या है, क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाता है। बट लकीली आप सबको पता था कि इस तरह से अगर लिखा जाए तो वो कौन से टाइम का मतलब है। ओके, तो अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए, उसने आपको जो बोला है कि 6:45, दैट मीन्स 15 मिनट रहते हैं 7 बजने में, तो टाइम होगा 6:45 का। और उसने बोला कि मिरर के थ्रू आपने देखा कि टाइम हुआ है 6:45 का, तो करेक्ट टाइम क्या होगा। अब मिरर इमेज का भी हमने फॉर्मूला किया हुआ है कि जब भी आपसे वो मिरर इमेज पूछे तो उसमें क्या होता है कि आपका जो सॉल्व करोगे जब भी आप मिरर इमेज को, तो आपका एक्चुअल टाइम और रिफ्लेक्टेड टाइम दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 1160 आता है। मतलब सम तो वैसे 12 होता है, बट उसको हम कैलकुलेटिव उसमें 1160 कहते हैं।
तो आपने सिंपल 1160 से 645 को माइनस करना था। तो अगर आप 1160 से 645 को माइनस करते हो तो ये कितना आ रहा है, 5:15। तो आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ ऑप्शन है आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो आया है पेपर फोल्डिंग का, कि सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर एंड द मैनर इन विच द फोल्डेड पेपर हैज बीन कट इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। ओके, अब यहाँ पे जब आप इस पेज को खोलोगे तो देखो ये सेंटर में ये सर्कल तो कंप्लीट बनेगा, तो जिनके सेंटर में सर्कल ही नहीं है वो तो आपने सबसे पहले कट कर दिए, और ये जो इधर सर्कल है वो जो दिख रहा है वो तो बनना ही बनना है। तो देखो यहाँ पे जिनके इधर सर्कल ही नहीं बना हुआ वो भी हमारा कट हो गया, है ना, जिनके इस तरफ सर्कल ही नहीं है। तो अब हमारा आंसर क्या बनेगा, देखो देखो इन दोनों में से सेकंड और फोर्थ आपका बचता है ना। तो जब आप इस पेज को यहाँ से यहाँ ओपन करेंगे तो ये सर्कल आपका कंप्लीट होगा, ये सर्कल आपका यहाँ पर कॉपी होगा और ऐसे सर्कल आएगा। तो ये देखो यहाँ नीचे सर्कल ही नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो आंसर इसका जो बन रहा है, देखो ये पूरा होता होता आपके हर तरफ यहाँ सर्कल बन रहा है, तो आंसर इसका कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर 2 बन रहा है। ओके, अगला सवाल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया आपके पेपर में नंबर्स का। तो देखो 5 से 8 कैसे आ रहा है, देखिए +3 करके। 8 से 13 कैसे आ रहा है, देखिए +5 करके। 13 से 20 कैसे आ रहा है, +7 करके। 20 से 31 कैसे आ रहा है, +11 करके। तो ये 3, 5, 7, 11 क्या है? अभी तक तो लग रहा था कि ये ऑड नंबर है, बट 7 के बाद उसने 11 लिया है, जिससे हमें समझ आया ये असल में अब प्राइम नंबर है। तो 31 से 44 आपका कैसे आएगा, +13 करके। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 15 नहीं करेंगे क्योंकि हम प्राइम नंबर कर रहे हैं, अब हम प्लस करेंगे यहाँ पर 17। तो 44 में +17 करोगे तो आंसर आपका कितना होगा इसका, 61। फिर उसमें 19 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 80। तो आप देख सकते हो वेरीफाई भी हो रहा है, यहाँ पे 80 आ रहा है। तो ये 61 वाले दो ऑप्शन थे। अब बात आती है अल्फाबेट्स की। तो देखो यहाँ पर आप ऐसा करो, ये देखो ये ए है, ये सी है, ये ई है और ये जी है। +2 हो रहा है। ए से सी कैसे आया, +2। सी से ऑल्टरनेट वाले में देखो, ऑल्टरनेट में +2 होता जा रहा है। और इस ऑल्टरनेट पे देखिए ये सी है, ये एफ है। सी से एफ कैसे आएगा, सी होता है थर्ड अल्फाबेट, एफ होता है 6th, आई होता है आपका 9। तो नेक्स्ट आपका होगा 12, और 12th अल्फाबेट कौन सा होता है, एल, और इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन आया आपके पेपर में, जिसमें कि आपको दिया है 3, 6, 10.5, 17 और 26। तो पहले तो 3 से 6 कैसे आ रहा है, देखिए +3 करके। 6 से 10.5 कैसे आ रहा है, +4.5 करके। 10.5 से 17 कैसे आ रहा है, देखिए +6.5 करके। और ये आपका कैसे आ रहा है, +9 करके। इनकी कोई पहचान नहीं बन रही है ना। अब 3 से 4.5 कैसे आएगा, देखिए +1.5 करके। 4.5 से 6.5 कैसे आएगा, +2 करके। अच्छा नेक्स्ट देखिए 6.5 से 9 कैसे आएगा, +2.5 करके। तो इससे आगे अब हमारा क्या होगा, देखो ये 0.5 से गैप ऑफ गैप बढ़ता जा रहा है। तो अगला होगा +3। तो 9 + 3 करोगे तो 12 आएगा। तो 26 + 12 करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 38, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। तो काफी अच्छा सवाल आया आपके पेपर में। एक तो ना पॉइंट्स देख के डर जाते हो कि एक नंबर अगर पॉइंट में आ गया तो वो देख के वैसे ही डर जाते हो कि ये पॉइंट में क्यों है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, बट फिर भी मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाए हैं। हाँ जी, रैंकिंग का सवाल, अगला क्वेश्चन रैंकिंग का है। इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, टोटल 40 है, अंजलि का रैंक जो है वो थ्राइस दैट ऑफ अनीता है। ओके, देयर आर 4 स्टूडेंट्स हु हैव रैंक वर्स देन दैट ऑफ अंजलि। अंजलि से नीचे 4 लोग आ रहे हैं। देखो जब हमें पता है कि टोटल 40 लोग हैं और अंजलि के नीचे 4 लोग आ रहे हैं, तो अंजलि जो है वो टॉप से 36 पोजीशन पर होगी, ये तो हमें आ गया समझ।
उसके बाद वो कह रहा है कि अंजलि जो है वो थ्राइस ऑफ अनीता है, यानी अंजलि का रैंक जो है वो अनीता से बड़ा है, और अनीता का जो रैंक है उसके 3 टाइम्स अंजलि का है। तो अगर यहां से यहां आने के लिए इंटू 3 करना है, तो यहां से यहां जाने के लिए हम डिवाइड कर देंगे। तो 36 डिवाइडेड बाय 3 अगर आप करते हैं तो आपका कितना आएगा, 12 आएगा। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि अनीता का रैंक जो है वो क्लास में कितना आ रहा है, देखिए 12th पोजीशन आ रही है। अनीता की पोजीशन कितनी है, 12th है। ओके, अगला सवाल। हाँ जी, नेक्स्ट आपका देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ये वाला देखते हैं कि हमारा किस तरह से होगा। 6 लोग हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट है, तो हमने पहले 6 पोजीशंस मार्क करी। उसके बाद उसने बोला कि यू एंड एच आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ एम, फाइन। ई इज द ओनली पर्सन सिटिंग बिटवीन के एंड एस, फाइन। बिटवीन में ना ये रहता है कि लेफ्ट में कौन है राइट में कौन है, ये नहीं समझ आता। तो एच इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस, एच जो है वो राइट में है किसके, एस के। तो अगर मैं इसको यहां लिखूं तो एच इसके राइट में आ रहा है ना, एच को हमने यहां बिठा दिया। और एच और एस के बारे में कह रहा है कि ई इज द ओनली पर्सन सिटिंग बिटवीन के एंड एस। तो के और एस के बीच में उसने बोला ई इज द ओनली पर्सन। ओके, अब उसके बाद उसने आपको क्या बोला है, हाँ जी ये भी अब हमारी लाइन हो चुकी है। यू एंड एच आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ एम, यू एंड एच एम के साथ है, यू और एच एम के नेबर्स है। इसमें से हमें एच तो दिख रहा है, तो एच के नेक्स्ट में एम आ जाएगा और एम के नेक्स्ट में यू आ जाएगा। तो सवाल है हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ यू। तो यू के राइट में कौन आ रहा है, देखिए आई थिंक यहाँ पे थर्ड फोर्थ ऑप्शन मिसिंग है, तो कोई बात नहीं, यू के राइट में कौन आ रहा है, देखिए के आ रहा है। तो आंसर इसका क्या होगा, के होगा। ओके, चलो हाँ जी अगला सवाल। ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया आपके पेपर में। फाइंड आउट विच ऑफ द आंसर फिगर्स फ्रॉम द कंडीशंस फ्रॉम द ऑप्शंस कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द पीसेस गिवन इन द प्रॉब्लम फिगर। वो कह रहे हैं ये जो प्रॉब्लम फिगर में अलग अलग डायग्राम्स बने हैं ना, इन सबको यूज करके बताओ कौन सी फिगर बनेगी। आप एक बात देखिए, ये जो कर्व्स है ये 3 है ना, इसमें आ रहे हैं 3, इसमें तो 1 2 और 3, इसमें देखो 2 ही आ रहे हैं, ये तो हो गया गलत। अच्छा अब यहाँ पे देखो डॉट ही नहीं दिख रहा सेकंड में, ये भी हो गया गलत। तो अच्छा यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये तो 4 कर्व्स आ गए, ये भी हो गया गलत। हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, आंसर सीधा सीधा हमारे सामने है थर्ड ऑप्शन। क्योंकि अगर मैं ये जो कर्व्ड लाइंस है ये 3 है, इसी को देखूं तो इसमें 4 आ गई तब गलत हो गया, इसमें 2 आ गई तब गलत हो गया, इसमें 3 तो आ रही थी पर इसमें डॉट मिसिंग है तब गलत हो गया, इसमें सब कुछ आ रहा है, 2 डॉट्स भी आ रहे हैं, वी भी आ रहा है, 3 कर्व भी आ रहे हैं, 2 सर्कल भी आ रहे हैं, और इसीलिए इसका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो अब सिलोगिज्म का है। हाँ जी, तो पहले उसने बोला कि नो कीबोर्ड इज अ माउस, कि कीबोर्ड और माउस में नो का रिलेशन है। हाँ जी, कीबोर्ड और माउस में नो का रिलेशन है। ऑल माउस आर कंप्यूटर, और फिर ऑल कंप्यूटर्स आर लैपटॉप्स। कंक्लूजन में पहला है ऑल माउसेज आर लैपटॉप, सारे माउस जो है वो लैपटॉप है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद कह रहा है कि ऑल कंप्यूटर कैन नेवर बी कीबोर्ड, सारा कंप्यूटर जो है वो कभी भी कीबोर्ड पे नहीं आ सकता। कैन नेवर मींस कभी भी नहीं तो सारा कंप्यूटर जो है वो कीबोर्ड में नहीं आ सकता। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर ये भी है, माउस भी है, तो माउस तो कीबोर्ड में जा नहीं सकता, तो ये भी सही है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। और इसी के साथ आपके जो CUET में रीजनिंग के 18 सवाल आए थे उनकी डिस्कशन होती है कंप्लीट। सो
एंड में मैं आपको कहना चाहूँगी कि देखिए आपका जितना भी रीजनिंग का हमने क्वेश्चंस देखे हैं पेपर में वो सारे के सारे सेशंस में कवर्ड थे, ओके। और जितना मतलब कि एक्सपेक्ट किया था कि आपके जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड थे वही चीज़ हुई है। एक ब्लड रिलेशन का, एक आपका आ गया डायरेक्शंस का आ गया, नंबर सीरीज ज़्यादा आता है, कोडिंग डिकोडिंग उससे भी ज़्यादा आता है। क्लॉक का थोड़ा ज़रूर रहा है कि क्लॉक का जो है एक्सपेक्टेशन कम होती है, बट उसके 2 क्वेश्चन आया, बट एनीवेज जो आया वो भी हमने वो पर्टिकुलर पॉइंट कर रखा था, ओके। तो आई होप आप सबको पता लग गया होगा, आंसर्स आपने मैच कर लिए होंगे और कितने क्वेश्चन आपके सही हैं और क्या आपका टोटल स्कोर है, वो सब कुछ आपने सारे एनालिसिस सारे सब्जेक्ट्स के हमारे अपलोड हो रहे हैं और उसके बेसिस पे आप अपना स्कोर जो है वो चेकआउट कर लेंगे, ओके। सो आई होप आपको आज के सेशन से काफ़ी मदद मिली होगी ये चेक करने के लिए कि आपका ओवरऑल स्कोर कैसा रहा है, ओके। सो ऑल द बेस्ट, आपका रिजल्ट जो है वो डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा, ओके। सीयूईटी में अच्छा रैंक आएगा आप सभी का, क्योंकि आप सबने अच्छे से मेहनत भी करी थी, ओके। थैंक यू सो मच।